नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बाजार में आज कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है और 18,100 के ऊपर आ गया है निफ्टी। 45 अंकों की तेजी आपको इस वक्त दिखेगी। सेंसेक्स से करीब 150 अंकों पर और निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि वहां से भी अब थोड़े से मजबूती के संकेत मिलने लगे हैं और अब हरे निशान में आ गया है निफ्टी बैंक भी। 20 अंकों की हल्की सी तेजी है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से यानी कि अगर आप बाजार के छोटे मझोले शेयरों को भी अगर उसमें जोड़ दें निफ्टी के अलावा भी, तो पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो तेजी की ही दिख रही है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले इस वक्त 3 गिरने वाले शेयर बाजार में हैं। अगर हम दिग्गजों की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज में लगातार हम थोड़ा सा तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। टाटा स्टील नतीजों के बाद यहां पर भी तेजी है क्योंकि कंपनी मुनाफे में आ गई है और 2% के आसपास की मजबूती यहां पर है। इंश्योरेंस स्टॉक्स आज खूब चल रहे हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि सरकारी कंपनियों में जीआईसी आ रही, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, वहां पर बहुत ही शानदार तेजी है। और एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, वहां पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो बैंकों में अगर हम सपोर्ट की बात करें बाजार के लिए तो एसबीआई के शेयर में इस वक्त 1% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि एनर्जी वाला जो स्टॉक्स हैं, जो खिमा है, वहां पर थोड़ी सी कमजोरी है। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये थोड़े से नरम है। और प्राइवेट बैंकिंग में इंडसइंड बैंक और आईसीसी बैंक से थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और इसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों के नतीजे भी फोकस में होंगे। निफ्टी की 2 कंपनियों एचडीएफसी और हीरो मोटर्स के नतीजे आएंगे और वायदा बाजार में 5 कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। तो रिजल्ट्स के हिसाब से भी बाजार के मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी रणनीति बनाएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। 9167329108 इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और ईटी न्यूज़ स्वदेश जो है सोशल मीडिया के तीनों प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है आपके लिए। आप इस पर जाकर अपने क्वेरीज हम तक शेयर कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एंजल वन की स्नेहा सेठ और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी। हम देख रहे हैं कि आज लोअर लेवल से रिकवरी ठीक है, निफ्टी बैंक से भी अब हल्का सा सपोर्ट आ गया है क्योंकि कुछ सरकारी बैंक चल रहे हैं। और आप ये बताइए कि आज की रेंज क्या होगी स्नेहा, और क्या अभी खरीद लें आज की, अगर हम एक्सपायरी को भी अगर ध्यान में रखें तो? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। अगर आप देखें तो मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। हालांकि अभी के लिए इंडेक्स जिस तरह की रैली दे चुका है उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड में, जहाँ पे 18,000 ऑन द लोअर साइड और 18,200 ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस है। तो ये 200 पॉइंट का रेंज है आज के लिए। अगर आप देखें ऑप्शंस एक्टिविटी में भी तो 18,100 की पुट में काफ़ी अच्छी बिल्डअप है और अपसाइड में 18,200 के कॉल्स में काफ़ी अच्छी बिल्डअप है। तो मेरा मानना है ये एक 100 पॉइंट्स का रेंज रहेगा। बट अगर कोई डिप्स आती है टुवर्ड्स 18,100 आज के दिन, तो वहाँ पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आप एट दी मनी कॉल बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। 18,100 की ही कॉल बाय करके तब आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा बैंकिंग में अगर आप देखें तो ओवरऑल एक्शन थोड़ा कम है, तो आई वुड से करके कि आप बैंकिंग को ना फोकस करके आप निफ्टी को फोकस करें अगर आपको इंटरडे में ट्रेड लेना है। तो अगर टुवर्ड्स 18,100 मिलता है तो वहाँ पे आप फिर से एट दी मनी कॉल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। इंडिविजुअल काउंटर्स में काफ़ी एक्शन है। अगर आपको इंडेक्स में नहीं ट्रेड करना तो स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छे ट्रेड सेटअप्स है, तो वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय बाजार पर आपको दे दी गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेडिंग रेंज ये आपको बता दी गई। ओवरऑल मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही लग रहा है आज मार्केट का और ट्रेडिंग की राय भी आपको सुझा दी गई है। लेकिन चलिए अब आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया गया है और लगातार आपके स्क्रीन पर वो फ्लैश भी होता रहेगा। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात से सुनील जी ने कॉल किया है हमें। सुनील जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। हेलो, हाँ जी सुन पा रही हैं नमस्ते। हमको? हेलो, जी हाँ जी सर। इमामी पेपर है, मैंने लिया है 195 का 200 शेयर सर, 1 साल हो गया। ओके, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। वैसे छोटी कंपनी है, ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं है स्टॉक में और आपने ऑलरेडी 1 साल दे दिया है लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला नहीं है स्टॉक में। हम देख रहे हैं लगातार एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। इमामी पेपर मिल्स,
अविनाश, क्या सजेस्ट करेंगे इमामी में? देखिए, पहली बात तो पेपर सेक्टर में हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रुझान सेक्टर में दिख रहा है। काफ़ी हद तक जो पेपर कंपनीज़ ने उनके पेपर के प्राइसेस भी बढ़ाए हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अभी भी चल रही है। तो मेरा मानना है कि देखिए, इन्होंने साल भर का ये स्टॉक पकड़ के रखा है। अगले 6-8 महीने अगर ये होल्ड करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले साल दैट इज़ FY 24 पेपर कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हमारा मानना है कि नॉट ओनली मार्च क्वार्टर इमामी पेपर के लिए, लेकिन इवन आने वाला साल इनके लिए बहुत वॉल्यूम एज वेल एज प्राइस रियलाइजेशन से काफ़ी अच्छा होगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी बढ़त होगी, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है। पेपर सेक्टर इकोनॉमी ड्रिवन है और जिस प्रकार से अभी प्राइस इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं पेपर के प्राइसेस में, इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलना चाहिए। तो होल्ड करने की राय यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉस में मत बेचिए और 6-8 महीने अगर होल्ड करते हो तो अच्छा प्राइस रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, इमामी पेपर को होल्ड करने की सलाह है अविनाश जी की तरफ से। उत्तर प्रदेश से दिलीप का सवाल लेंगे और इनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर 560 रुपए के भाव पर। हम मान के चलेंगे कि अब चूंकि व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है तो ये पता नहीं है कि कब इन्होंने लिया है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हाल फिलहाल की ही खरीद होगी। अविनाश जी, आपसे ही राय लेंगे। मिर्जा इंटरनेशनल, क्या तूफानी तेजी थी? 9 सत्र लगातार ये शेयर चढ़ा, तकरीबन 125%, यानी कि डबल से ज़्यादा हो गया। हालांकि पिछले 4 दिन की कमजोरी के बाद आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है मिर्जा इंटरनेशनल। आपको भरोसा है अभी निवेश ये बनाए रखें इसमें? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए मिर्जा इंटरनेशनल अगर इन्होंने खरीदा है तो इनका अगर पहले की होल्डिंग है तो इनको मेरे ख्याल से डीमर्जर का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी थी रेड टेप, जो बेसिकली ब्रांडेड शूज में काफी वेल नोन प्लेयर है। तो अगर इनके पास पहले के शेयर्स है तो ऑब्वियसली इनको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी रेड टेप सेपरेटली लिस्ट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से मिर्जा इंटरनेशनल के मैनेजमेंट ने ये वैल्यू अनलॉकिंग इसलिए की थी क्योंकि उनको उनकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली अलग कंपनी से करनी थी। तो मिर्जा इंटरनेशनल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस भी ग्रो करेगा, बट ज़्यादा ग्रोथ आपको रेड टेप के बिजनेस में मिलेगा जो एक ब्रांडेड बिजनेस है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रेड टेप में इनका स्टेक भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्टली इनके पास अगर रेड टेप के शेयर्स है तो इनको ज़्यादा फायदा होना चाहिए, जो बहुत ही जल्दी लिस्ट होने वाले हैं। ठीक है। तो ये है राय मिर्जा इंटरनेशनल पर। अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास जुबिलेंट फूड है 350 शेयर 464 पे, और न्यूरिका लिमिटेड है मैडम 150 शेयर 600 रुपए पे। ये आपने अभी दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? न्यूरिका लिमिटेड मैडम, न्यूरिका। NRE ठीक है। CA। और किस लेवल पर लिया था? 601 पे मैडम। ओके, तो ये तो आपकी काफ़ी पहले की खरीद लग रही है और इस पे तो काफ़ी सारे हमें सवाल भी आते हैं इस कंपनी पर और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो जुबिलेंट फूड पर समझ लेते हैं। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। हाल ही की खरीद लग रही है, 464 पर अभी कारोबार भी कर रहा है, बट पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी दिखी है। तो ये लेवल सही है एंट्री करने के लिहाज से? और आगे के टारगेट्स क्या देख रही हैं आप? स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए। पूजा, अगर आप देखें तो काउंटर ने रिसेंटली थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, वॉल्यूम्स भी थोड़े से डिसेंट ही रहे हैं। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखें तो अराउंड 468 469 के आसपास एक हर्डल है। अगर ये काउंटर ये सरपास करता है और उसके ऊपर चला जाता है तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आने की पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो डेली चार्ट में ही 89 EMA का भी रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 468। तो वो लेवल्स क्रॉस करें तो मार्केट ये काउंटर में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 510 515 जोन। तो मेरा मानना है करके कि अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करें। जिस तरह का कंसोलिडेशन दिखा है, लग रहा है करके कि स्टॉक की कंसोलिडेशन से निकलेगा और जो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बताए वो सरपास होने के चांसेस है। तो आई वुड से इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है, दैट विल बी अराउंड 446 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। पहला टारगेट टू वॉच आउट विल बी 515, और अगर उधर से तेजी करती है तो इसमें 550 प्लस लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, जुबिलेंट फूड में जो आपको स्टॉप लॉस स्नेहा ने बताया उसको लगा के आप शेयर में बने रहिए। 550 रुपए तक शेयर में दमखम है आपको रिटर्न दे। कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं और इस बीच हैवेल्स ने अपने नतीजे घोषित किए। स्टॉक आज सपाटी कारोबार कर रहा है, लेकिन नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही में हमने देखा कि आय में 10% की ग्रोथ थी, मुनाफा करीब 2% बढ़ा कंपनी का। हालांकि मार्जिन अगर देखेंगे तो वो 11.8% से घटकर इस बार 10.9% के आसपास आए हैं, तो वहां पर हल्का दबाव इस तिमाही देखने को मिला है। नतीजों पर और ज्यादा डिटेल्स में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। पिछले कुछ तिमाही में हमने देखा कि जो ग्रोथ थी वो वॉल्यूम लेड रही है, वॉल्यूम से काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। क्या इस तिमाही भी ऐसा ही कुछ था? और दोनों चीजें हमें समझाइए, इस बार प्राइसिंग से कितना सपोर्ट मिला है और वॉल्यूम लेड ग्रोथ कितनी थी? पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो देयर इज स्टेबिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो प्राइस हाइक्स कंपनीज ने लिए पिछले 1-2 सालों में रॉ मटेरियल हाइक की वजह से, तो एक स्टेबलाइजेशन है अब प्राइसिंग में। तो जितनी भी ग्रोथ पिछले 3 महीने में और 6 महीने में देख रहे हैं हम लोग, ये वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही है। सो प्राइस हाइक्स अभी एनविसाज नहीं है। अनिल जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि तिमाही आधार पर हम देख रहे हैं कि मार्जिन आपके बढ़े हैं और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो आपके कच्चे माल हैं, जो कि रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी कीमतें स्थिर रही हैं। तो क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले जो नतीजे आएंगे उसमें आपके मार्जिन में और इम्प्रूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा? जी, पिछले 2 साल में जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस जिस तरह से तेजी थी उनमें, और कंपनीज इंक्लूडिंग हैवेल्स, हम लोग पूरी प्राइस को मार्केट में पास ऑन नहीं कर पाए थे बिकॉज द अनप्रेसिडेंटेड राइज था, तो उससे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। और अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रही हैं, एक मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी आएगी। एटलीस्ट नॉर्मलाइज लेवल्स जो मार्जिन्स के हैं वो हम लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम में, जो कि प्री हाइक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, उससे पहले हम लोग देखते थे। अनिल जी, डिमांड सिनेरियो समझना चाहेंगे आपसे। अभी फिलहाल डिमांड कैसी लग रही है आपके जो समर कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपनियां फोकस काफी कर रही थी, बीच में टेम्परेचर काफी बढ़ने की बात हुई थी, लेकिन अब माहौल कुछ बदल रहा है। काफी सारे ज्योग्राफीज में हम देख रहे हैं टेम्परेचर गिरे हैं और मौसम का मिजाज भी बदला है। तो ऐसे में अब डिमांड कैसी देख रहे हैं आप अपने समर कैटेगरी प्रोडक्ट्स के लिए, एसीज के लिए, फैंस के लिए? आई थिंक ये समर सीजन अराउंड मार्च टाइम से शुरू होता है, जून जुलाई तक रहता है। तो थोड़ा सा इस बार बिकॉज ऑफ अनकॉल्ड फॉर अनप्रेसिडेंटेड रेन्स मार्च और अप्रैल में समर कैटेगरी की डिमांड में थोड़ा इफेक्ट है, और इस वजह से प्राइस इंक्रीज जनरली इज बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस, नॉट सो मच बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर 1 या 2 महीने की डिमांड कैसी रहती है। तो जो प्राइस हाइक्स होने थे इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में, वो साल के शुरू में या एंड ऑफ द ईयर लास्ट ईयर हुए थे बिकॉज ऑफ एनर्जी रेटिंग चेंजेस, वो अब प्रीटी मच एस्टैब्लिश्ड हैं, और इसलिए कोई नए प्राइस हाइक्स हम लोग नहीं इन्वेसाज कर रहे। पर अभी डिमांड थोड़ी सी वीक है। लेट अस सी हाउ इट कंटिन्यूज टू बी देयर इन द नेक्स्ट कमिंग डेज because of the rains. Let us hope that real summer comes, which is good for everyone. जी ठीक है। अनिल जी, एक आखिरी सवाल जो आपका एसी वाला कारोबार है ना, उसके बारे में पूछूंगा मैं। वो ये है कि आपकी आय में तो लॉयड से योगदान आ रहा है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा वहाँ से योगदान नहीं है। और एक और चीज़ है कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो भी थोड़े से एलिवेटेड है, ऊपरी स्तर पर है। तो वहाँ पर हम सुधार कब तक देखेंगे और आप क्या जानकारी शेयर करना चाहेंगे? नहीं, जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी वो तो अब नॉर्मलाइज्ड लेवल्स पे है, बिकॉज समर के टाइम एक इन्वेंट्री लिक्विडेशन भी होता है। बट आई वुड से कि लॉयड एक काफी अच्छी एक जर्नी पे है, एक अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। लास्ट ईयर लॉयड में अराउंड 50% रेवेन्यू ग्रोथ रही, विच वाज विच ऑल्सो शोज कि मार्केट शेयर गेन्स भी रहे, और हम लोग अपनी टॉप 3 पोजीशन जो एयर कंडीशनर सेगमेंट में है वो बरकरार कर सके। तो आई थिंक ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी है।
जिस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सप्लाई चेन पे हमारा एक कंट्रोल आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक धीरे धीरे करके इसमें मार्जिन्स एक्सपेंशन होगी, जिससे एबिटा लेवल्स में भी इंप्रूवमेंट आएगी. सो बट आई थिंक लॉयड को हम एक लॉन्ग टर्म जर्नी ले रहे हैं बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट और इसमें हम लोग एक अच्छा एक मार्केट पोजीशन बनाने की ताक में है. अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अविनाश जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, क्या व्यू बन रहा है आपका कंपनी के नतीजों के बाद इस कंपनी को लेकर, और डिमांड सिनेरियो की भी बात उन्होंने की है, थोड़ी डिमांड स्लो डाउन लग रही है. हमने देखा था कि जब गर्मी की शुरुआत हुई थी ये सभी स्टॉक्स काफ़ी एक्शन में आए थे, बट यहाँ पर भी अब तो ये सब स्टॉक्स भी अब थोड़े ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. अभी क्या करना चाहिए हेवल्स और बाकी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है उसमें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए हेवल्स का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा सीजनल है. इस बार जो अनसीजनल रेन आ गए इससे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट तो हर्ट हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया अगले 6-12 महीने की बात करें तो जो कमोडिटी प्राइसेस पिछले 1-2 साल में जो बढ़े हैं वहां पे थोड़ी सी अभी स्टेबिलिटी दिख रही है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा. मेरे ख्याल से देखिए हेवल्स एक ऐसी कंपनी है जिसका कैपिटल एलोकेशन बहुत ही स्ट्रांग है, डेट पोजिशन भी बहुत ना के बराबर है. तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है किसी को अगर निवेश करना है, क्योंकि कंपनी बहुत दिग्गज है, अच्छे ब्रांड्स कंपनी पोजीशन करती है और काफी हद तक इनका ज्योग्राफिकल रीच और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है. तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शॉर्ट टर्म व्यू लेके नहीं, बट स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू करके डेफिनेटली इसमें एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है, बट थोड़ा नजरिया थोड़ा लंबा रखना है. नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा असर दिखेगा, लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है. लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं. बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है. निफ्टी बैंक करीब 50 अंकों पर आ गया है, बाकायदा हरे निशान में. और अगर हम निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 70 से 80 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से हमें देखने को मिल रही है. अडानी एंटरप्राइजेज अभी भी टॉप गेनर है, 2.5% के आसपास की मजबूती है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके और भी सवाल शामिल करने से पहले चलेंगे विश्वमोहन के पास कमोडिटी मार्केट की ABCD के लिए. कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं यूएस के फेडरल रिजर्व के बारे में. ये होता क्या है ये चीज़? फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएस का सेंट्रल बैंक है. जैसे भारत में RBI का जो रोल होता है वही सेंट्रल बैंक वहाँ यूएस के लिए काम करता है. और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ये काम क्या करता है कि वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इकोनॉमी की ग्रोथ और ब्याज दरों पर कंट्रोल के जरिए कैसे ये इकोनॉमी की हालात को ठीक रखा जाए, ये काम वहाँ सेंट्रल बैंक का होता है जो यूएस फेडरल रिजर्व वहाँ का करता है. ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की इनकी एक बैठक होती है जिसे हम FOMC के नाम से भी जानते हैं. हर साल इनके 8 बैठकें होती है और 2 दिनों की ये बैठक होती है. पहले दिन इकोनॉमी के बारे में चर्चा होती है कि किस तरह की इकोनॉमी के हालात है, पूरा रिव्यू किया जाता है, पिछली मीटिंग में जो फैसला हुआ था वहाँ से क्या डेवलपमेंट हो रहा है. दूसरे दिन की जो बैठक होती है FOMC की, उस बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में फैसला लिया जाता है, फंड रेट के बारे में फैसला लिया जाता है कि ब्याज दरें आगे कैसी रहेंगी. और इनमें 12 मेंबर्स होते हैं जो FOMC की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं. 7 इनके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो गवर्नर के जो बोर्ड होते हैं ना, उसमें से 7 मेंबर्स होते हैं. 5 अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं. एक न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट होते हैं न्यूयॉर्क एरिया के, और बाकी अलग अलग जो 1 साल से ज़्यादा सर्व कर रहे हैं उनको मौका दिया जाता है. तो 4 वो मेंबर होते हैं. हालांकि वो 12 प्रेसिडेंट है, उसमें से 5 प्रेसिडेंट को इसमें शामिल किया जाता है FOMC मीटिंग की. अब वो जो फंड रेट होता है वो क्या होता है? फेडरल रिजर्व इस रेट को तय करता है और इसे जो बैंक्स आपस में इस रेट के जरिए जो ओवरनाइट लोन देते हैं, और वो एक फंड रेट है जो फेडरल रिजर्व तय करता है. लेकिन बाकी जो रेट्स होते हैं उसके लिए बेंचमार्क का भी काम करता है. तो ये फंड रेट के बारे में बात हो गई. अब अगली चीज़ें बता दूं कि क्या क्या काम होता है आमतौर पर फेडरल रिजर्व क्या क्या काम करता है. एक पहला काम तो करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो जिस तरह के रिस्क होते हैं, चाहे वो यूएस इकोनॉमी को लेकर हो या ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर हो, उसे कम करने की कोशिश होती है. इसके साथ ही पेमेंट सिस्टम को, सेटलमेंट सिस्टम को, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए हो या यूएस के गवर्नमेंट के लिए हो, तो तमाम ऐसी चीज़ों पर बारीकियों से नज़र रखता है. उसे कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, कैसे बेहतर माहौल दिया जाए, और साथ ही इकोनॉमी के हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के जरिए. तो तमाम चीज़ों का काम फेडरल रिजर्व करता है. तो ये कुछ बारीक बातें हैं आपके लिए फेडरल रिजर्व के बारे में. ठीक है, शुक्रिया.
विश्व मोहन, तो यूएस फेड क्या है, काम कैसे करता है, मकसद क्या है, इसकी पूरी जानकारी विश्व मोहन ने आपको संक्षेप में दे दी है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट आपके सवाल लेंगे। मुंबई से नरेश का सवाल लेंगे। इनके पास है बजाज फिनसर्व के 20 शेयर 6,500 रुपए के भाव पर। बजाज फाइनेंस होना चाहिए इनके पास, क्योंकि जो भाव इन्होंने मेंशन किया है वो बजाज फाइनेंस का होगा। इसको हम करेक्ट करेंगे। आपसे अविनाश जी राय जानना चाहेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि बजाज फाइनेंस थोड़े से इसके ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी टेंशन उभरी, सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा, शेयर में हमने शार्प करेक्शन देखा, लेकिन कुछ अच्छे रिपोर्ट्स आई और नंबर भी थोड़े से अच्छे पेश किए बजाज फाइनेंस ने, और शेयर में हमने तेजी देखी। अब 6,300 रुपये के आसपास का भाव है। आपको लगता है कि स्ट्रेंथ रहेगी इसमें, और क्या लंबी अवधि के लिए शेयर ये ठीक है? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आ गए हैं, और जिस प्रकार का इनका बैलेंस शीट साइज है, एसेट क्वालिटी है, एयूएम है, मुझे लग रहा है कि देखिए कंपटीशन अगर आता भी है तो इनके पास काफ़ी एम्यूनेशन और गन पाउडर है कि ये अच्छी तरह से उस कंपटीशन का सामना करे। मार्केट्स में ऐसा रिपोर्ट है कि जियो फाइनेंशियल आने के बाद काफ़ी कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि वो यही एरियाज में एंटर करेंगे जहाँ पे बजाज फाइनेंस ऑपरेट करता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगले 1.5-2 साल का अगर कोई नज़रिया लेता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बजाज फाइनेंस का जो फ्रेंचाइज है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कंपटीशन में मार्जिन प्रेशर आ सकता है, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि जो इंक्रीमेंटल कस्टमर एडिशंस है वो बजाज फाइनेंस के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो जिनका 1.5-2 साल का नजरिया है वही यहाँ पे निवेशित रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, बट लॉन्ग टर्म में अभी भी लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओके, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस पर ये राय। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से कुलदीप हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। कुलदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैंने 2020 में आरवीएनएल के 200 शेयर खरीदे थे। हेलो। ओके। हेलो। जी जी, 200 शेयर खरीदे थे, कांग्रेचुलेशंस 20 पहले रुपए तो 30 आपको पैसे काफी के अच्छा हिसाब से। मुनाफा हो रहा है, हम देख पा रहे हैं स्टॉक में। जी जी जी, मैंने 100 शेयर बेच दिए तो 95 अभी में। और समय दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, 100 शेयर मेरे पास बैलेंस है अभी। अभी आपके पास मौजूदा संख्या कितनी है? 200 शेयर्स हैं कि 100 शेयर्स हैं अभी? नहीं, 100 बेच दिए 95 के रेट से, 100 शेयर अभी बैलेंस है। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। 100 शेयर्स ये ऑलरेडी बेच चुके हैं और अभी 100 शेयर्स इन्होंने बचे। तो इनकी जो खरीदारी थी वो उन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए थे 20 रुपए पर, तो आधा पार्शियल प्रॉफिट ये बुक कर चुके हैं आरवीएनएल में। बट अविनाश जी अब क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे? काफ़ी शानदार रैली हमने देखा आरवीएनएल में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है। नवरत्न स्टेटस भी मिला और बड़े ऑर्डर विंग की भी खबरें यहाँ पर निकल कर आई हैं, जिसके चलते यहाँ पर तेजी थी और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्तरों पर एंट्री ली है। 20 रुपए के भाव पर 2020 में इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। तो अभी क्या करें आरवीएनएल में? अभी भी तेजी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? देखिए, पहली बात तो इन्होंने 20 रुपए में स्टॉक लिया है और उन्होंने कहा है कि 95 रुपीज़ में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनका पूरा कैपिटल जो है वो ऑलरेडी रिकवर कर लिया। अभी जो बैलेंस 100 शेयर है वो तो इनके लिए मुफ्त के शेयर्स है, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए, क्योंकि देखिए अभी तो नवरत्ना स्टेटस कंपनी को मिली है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट काफ़ी लेटेस्ट ऑर्डर्स में करीबन 1,500-2 हज़ार की एडिशन हो गई है। करंटली हमको लग रहा है कि ऑर्डर बुक करीबन 67-68,000 करोड़ है, जो हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत शानदार दिखाएगी। तो यहाँ से भी डेफिनेटली अच्छी खासी बढ़त की पॉसिबिलिटी, लेकिन जैसे कि सभी को पता है कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी एक छोटे समय में देखने को मिली है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का एक ट्रेंड स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नजरिया 6 से 12 महीने है, तो इसमें जरूर अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। तो यहाँ पे बैलेंस 100 शेयर जो अभी इनके पास मुफ्त है वो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, आरवीएनएल को होल्ड करने की राय। बहुत ही तूफानी तेजी इस शेयर ने दिखाई है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद। आज भी शुरुआत बहुत दमदार हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आनी थी और वो हम देख भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मनीष जुड़े हमारे साथ अंबाला से। मनीष नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। सर मेरे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर हैं जी, 91 रुपए के भाव पर के हिसाब से। हाँ जी, भाव 91 रुपए है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 91। ठीक है, 91 रुपए की खरीद है। अविनाश जी सेल हमने चूंकि
बहुत बड़ी तेजी हम सेल में देखते भी नहीं है, ना तो बहुत बड़ी कमजोरी आती है, लेकिन एक रेंज में ही रहा है ये शेयर। आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखता है तो 5% के आसपास का तो डिविडेंड यील्ड है, हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता ही स्टॉक है। अभी आप समय देने की सलाह देंगे इनको? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो ये होल्ड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी कम से कम अगले 6-8 महीने इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए सेल ने एक अच्छा काम पिछले साल जो किया है वो है ये है कि इन्होंने कर्जा काफी बैलेंस शीट से कम कर दिया है। और जिस प्रकार से डोमेस्टिक मार्केट स्टील के लिए बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। लेकिन बड़ा ट्रिगर सेल को तब मिलेगा जब ग्लोबली मेटल के प्राइसेस चढ़ने लगेंगे, जो अभी तक चले नहीं है। चाइना का जो बाइंग है ग्लोबल मेटल मार्केट में वो अभी भी थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो 6 से 8 महीने का अगर ये नजरिया होल्ड करते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छी खासी कमाई इनको मिलेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ऑलराइट, तो ये राय सेल पर आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे और औरंगाबाद से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। ललिता जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास EMIL के 500 शेयर है 81 के भाव पे। कब लिया था ये आपने? ये 4-5 महीने हो गए मैम। क्योंकि हम देख पा रहे हैं स्टॉक में लगातार एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि हाल फिलहाल में स्टॉक ने रिकवरी करने की जरूर कोशिश की, लेकिन आपकी जो खरीद है वो थोड़ी पहले की लग रही है, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर लग रहा है कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। चलिए आपको राय दे देते हैं। आशीष जी, माफ कीजिए अविनाश जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स EMIL, क्या सजेस्ट करेंगे आप? 81 पर लिया था, इनकी खरीदारी के पास ही है स्टॉक, बट इन्होंने जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ले रखी थी, इस वजह से करीब 3,500 से ज़्यादा का नुकसान भी इनको स्टॉक में हो रहा है। स्टॉक में बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और इनको स्टॉक सुझाएंगे निवेश के लिए? नहीं, कंपनी अच्छी है। इनफैक्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का IPO बहुत ही सिग्निफिकेंटली वो सब्सक्राइब हो चुका था, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम चलाते हैं, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स है तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नई कंपनी है, कंपनी के जो मार्च तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद बिजनेस कॉमेंट्री आएगी। लग तो रहा है कि ये बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का होना चाहिए, प्लस मैनेजमेंट कॉमेंट्री भी पिछली बार काफ़ी पॉजिटिव थी। तो मेरे ख्याल से नजरिया 6 to 12 मंथ्स का रखिए, और यहाँ से निवेश के हिसाब से इसमें होल्ड करिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म व्यू अगर कोई पूछ रहा है तो वो इसमें कोई बड़ी बढ़त ना आए, लेकिन 6 से 12 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल लग रहा है। छोटी अवधि में ज़्यादा उम्मीदें मत पालिए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया से, लेकिन थोड़ा समय देंगे तो आपको इसमें मुनाफा ज़रूर होगा। लेकिन मुनाफा आज ज़बरदस्त हो रहा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के शेयर में। ये शेयर है 7% ऊपर, नतीजे दमदार आए थे। उसके बाद ब्रोकरेजेस भी हो गए हैं बुलिश, तो लेकर आएंगे बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस। तो ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, क्या उनकी कमेंट्री है या क्यों बुलिश है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी, पहले ये बताइए कि नतीजे कैसे रहे और कमेंट्री उसके बाद क्या आ रही है ब्रोकरेजेस की तरफ से, और क्या टारगेट भी बढ़ाया है? जी बिल्कुल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फोकस में है। अच्छे चौथी तिमाही के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उछाल देखने मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम अब 1765 करोड़ पर आ चुकी है। PPOP जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 39.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। मुनाफे में भी करीब 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। मुनाफा अब 853 करोड़ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन नजर आ रहा है। 159 करोड़ से गिरकर 114 करोड़ पर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम NIMs पर नजर डालते हैं तो 7.8% पर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 30% की गिरावट, मगर सिक्वेंशली हम देख रहे हैं कि 20 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट देखने मिली है। डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो 65% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 21,020 करोड़ पर डिसबर्समेंट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, और मजबूत डिसबर्समेंट्स के
चलते हम देख रहे हैं कि AUM को भी बूस्ट मिला है, 36% से बढ़े हैं AUMs। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को भी सरपास किया है। करीब 27 से 30% की ग्रोथ की गाइडेंस उन्होंने दी थी Q3 में, और ये हम देख रहे हैं AUM ग्रोथ आई है 36% पर। सो यहाँ पर काफ़ी मजबूत ग्रोथ नजर आई है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी सुधरी है। ग्रॉस स्टेज 3.01% पर आए हैं, 3.51% पर थे Q3 में, तो यहाँ पर हम डिक्लाइन देख रहे हैं। और नेट स्टेज 3 में भी हम देख रहे हैं 2.1% से गिरकर 1.65% तक आ गए हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। सो ओवरऑल अगर हम देखें अच्छे नतीजे हैं। कंपनी ने बेस्ट एवर डिस्पर्सल्स, कलेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर की है फोर्थ क्वार्टर में। मार्केट शेयर गेन किया है सारे ही प्रोडक्ट सेगमेंट्स में। और इनफैक्ट उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और SME लोन का जो कारोबार है यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली है। तो इसी पर एक ब्रोकरेज नोट आई है। JP मॉर्गन का मानना है कि ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो है ही, और इनका जो प्रीमियम है वो सस्टेन हो सकता है नियर टर्म में। और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपडेट किया है। अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 700 से बढ़ाकर 1020 कर दिया है। बिल्कुल, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नतीजे भी स्ट्रांग आए हैं। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी काफ़ी पॉजिटिव है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 6% से ज़्यादा की तेज़ी, करीब 7% अभी ऊपर है ये स्टॉक इस वक्त। तो काफ़ी अच्छे मूव्स। और JP मॉर्गन की तरफ से भी जो लक्ष्य आ रहा है वो 1020 का आ रहा है। अविनाश जी, आपसे राय लेना चाहेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? और अभी जो करंट लेवल्स हैं, जो आज तेज़ी दिख रही है, फ्रेश एंट्री के मौके देख रहे हैं आप, या फिर थोड़ा नीचे आने दें स्टॉक को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स जो कल चौथे तिमाही के आ गए बहुत ही शानदार नंबर थे। हर पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए और आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से देखिए, अगर किसी को खरीदना है तो थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने दीजिए, स्टॉक को थोड़ा सा हल्का होने दीजिए। रिजल्ट्स के बाद आज स्टॉक 6-7% ऑलरेडी ऊपर खुला है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन आता है और निचले लेवल पे स्टॉक मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बिजनेस में चोला फाइनेंस ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी जो सेगमेंट्स है यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी लीडरशिप साउथ मार्केट में है। आगे भी ग्रोथ नंबर्स अच्छे आएंगे ऐसे अनुमान है। तो डेफिनेटली अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल लग रही है। इन्वेस्टमेंट में जो टारगेट दिए हैं JP मॉर्गन ने 1200 रुपये के आसपास तक के, तो उधर ही शेयर जा रहा है। और अविनाश जी भी इस पर बुलिश हैं, तो आप इसमें बने रहिए। चयन बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। मिस्टर बनर्जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? सर, IDFC लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं जी। हाँ, उसमें 90 रुपीज 90.95 में शेयर लिए थे 225, तो आगे का क्या टारगेट है? मैंने कितना दिन तक होल्ड करना होगा? बनर्जी साहब, आपने हाल फिलहाल ये शेयर लिए हैं क्या IDFC के? हाँ। ठीक है अविनाश जी, IDFC आज तो नतीजों पर भी नजर होगी, और IDFC को हमने देखा है कि ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है और अब 90-95 रुपए की रेंज में पहुंच गया है, अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास ही, जो कि 92.5 रुपए के आसपास का है। आपको लगता है कि ये तेजी अभी सस्टेन करेगी? अभी समय दें तो अभी और ग्रोथ होगी यहाँ पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि IDFC एक होल्डिंग कंपनी है और इनका करीबन 40 या 45% IDFC फर्स्ट बैंक में होल्डिंग है। अभी रिपोर्ट्स तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक में मर्ज होगी, ताकि IDFC फर्स्ट बैंक को और थोड़ा बेनिफिट रिवर्स मर्जर का मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिस प्रकार का ग्रोथ IDFC फर्स्ट बैंक में दिख रहा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो रही है, इनका कासा भी करीबन 51-52% हो चुका है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसका फायदा IDFC के शेयर होल्डर्स को भी मिलना चाहिए। नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि देखिए ये शेयर काफी एक स्लो मूवर है, और जैसे ये मर्जर का खबर फाइनली अप्रूव होता है, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, तभी आपको एक अच्छी रीरेटिंग IDFC के शेयर में देखने को मिलेगी। तो तब तक मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है स्टॉक थोड़ा स्लोली मूव करे, बट ऊपरी लेवल में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है।
ठीक है, तो ये है राय IDFC पर। फिलहाल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं और उत्तर प्रदेश से बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार बबीता जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने IRCTC के शेयर्स लिए थे, 543 शेयर मेरे पास है जो कि 856 के प्राइस रेट पे हैं। जो मैडम आज की डेट में मेरा 1,24,000 माइनस में मैं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये कब तक ये मेरे प्रॉफिट में बदलेंगे मेरा लॉस? प्रॉब्लम तो है क्योंकि IRCTC एक तरफ हम देख रहे थे, बाकी रेलवे जो स्टॉक्स थे वो तो काफ़ी अच्छा चल रहे थे, लेकिन IRCTC उतना चल नहीं पाया और आपकी जो खरीदारी भी है वो थोड़े ऊपरी लेवल पर है, 856 पर लिया था। स्टॉक में पिछले 1 महीने में रिकवरी ज़रूर आई है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो लगातार ये स्टॉक टूट ही रहा है। अविनाश जी क्या करें IRCTC पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि IRCTC की जो बिजनेस मॉडल है वो तो काफी स्ट्रांग है। देखिए, शेयर थोड़ा स्लोली जरूर चल रहा है, लेकिन हमको ये भी बात भूलना नहीं चाहिए कि इनके पास जो इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। रेलवेज का जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो अभी नॉर्मल हो चुका है पोस्ट कोविड के बाद, और अभी ये अफोर्डेबल होटल्स में भी एंटर कर रहे हैं, प्लस काफी हद तक ये डेट साइड के ऊपर काफी कंफर्टेबल है। तो मेरे ख्याल से देखिए, टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और प्लेटफॉर्म बिजनेस में हमको लग रहा है कि आगे का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि काफ़ी रेवेन्यू स्ट्रीम्स IRCTC अपने प्लेटफॉर्म से कमा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इनका अगर नज़रिया कम से कम 12 to 15 मंथ्स है तो डेफिनेटली इसमें निवेश का एक अच्छा मौका बनता है, और इनके पास जो शेयर्स है वो तभी रिस्क रिवॉर्ड उनको अच्छा देंगे। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्गर टर्म में अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो IRCTC को लेकर ये व्यू, लेकिन गो फर्स्ट को लेकर खबर आ रही है कि आज NCLT में सुनवाई हो रही है कंपनी की मामले की, और गो फर्स्ट ने वहां पर अपनी दलील दी है कि कंपनी में रिवाइव करने की क्षमता है और मॉरिटोरियम की मांग की है, वहां से कुछ मोहलत मांगी है अपनी जो भी बकाए हैं उसको चुकाने को लेकर। तो ये मामला किस तरह से जा रहा है? दरअसल इसमें 2 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। एक तो जो गो फर्स्ट के जो लेंडर्स हैं, यानी जो बैंकर्स हैं जिन्होंने कर्ज दिया है, जिसमें कि सेंट्रल बैंक है, जिसमें कि एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, डॉइश बैंक है, उनका कदम अब यहाँ से क्या होगा, किस तरह से अपने बकाए को लेकर वो अप्रोच करेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब गो फर्स्ट जो कि ग्राउंडेड है, 3 दिन उड़ानें बिल्कुल नहीं चलेंगी, तो जो सप्लायर्स हैं, खास तौर से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो उनको की जेट फ्यूल यानी कि ATF की सप्लाई करती हैं, उनका कदम यहाँ से क्या होगा, क्या वो सप्लाई अपनी जारी रखेंगी? इन दोनों खबरों पर हमारे 2 सहयोगी प्रकाश और अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको ज़्यादा अपडेट देने के लिए। प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गो फर्स्ट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अब क्या स्ट्रेटजी है? क्या वो सप्लाई जारी रखेंगी? क्या होगा यहां से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये फैसला किया है कि गो फर्स्ट को अब वो कैश एंड कैरी बेसिस पर फ्यूल की सप्लाई करेंगे। हालांकि अभी फ्यूल की सप्लाई हो भी नहीं रही है क्योंकि गो फर्स्ट ने जो सारे फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो रोक दिए हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ये मानना है कि अगर 5 मई के बाद फ्लाइट के ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो वो कैश एंड कैरी मोड के आधार पर ही फ्यूल सप्लाई करेंगे जब तक की स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं। जहां तक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि क्योंकि गो फर्स्ट एयरलाइंस ने खुद ही बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई किया है, खुद को बैंक्रप्ट घोषित किया है, ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है एक वेंडर के तौर पे मौजूदा परिस्थितियों में जिन भी प्रोसीजर का पालन करना है नियमों के हिसाब से वो कर रहे हैं, और ये फैसला लिया गया है कि कैश एंड कैरी बेसिस के आधार पर ही फ्यूल की सप्लाई की जाएगी। जहां तक आउटस्टैंडिंग ड्यूज का सवाल है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का गो फर्स्ट एयरलाइंस के ऊपर, सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडियन ऑयल जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है फ्यूल का, और उसका करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का ड्यूज है गो फर्स्ट एयरलाइंस के ऊपर। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ये मानना है कि वो इस बात को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में कमिटमेंट के हिसाब से गो फर्स्ट एयरलाइंस जो है ये ड्यूज क्लियर कर देगा, और कोई भी इमीडिएट प्लान ऐसा नहीं तैयार किया गया है रिकवरी से संबंधित। यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है तुरंत रिकवरी की शुरुआत नहीं करने जा रही है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गो फर्स्ट एयरलाइंस के साथ उनका काफ़ी पुराना बिजनेस रिलेशनशिप है, करीब 15 साल से भी ज़्यादा, लिहाजा अभी वो वेट एंड वॉच के मूड में है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ये मानना है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस के साथ गवर्नेंस का इशू नहीं है।
ये जो इशू है वो बेसिकली टेक्निकल इशू है। इंजन सप्लाई की वजह से जो है गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशन को ग्राउंडेड किया है। साथ ही साथ ये वेल मैनेज्ड कंपनी है, लिहाजा उनको इस बात का भरोसा है कि जल्द ही जो स्थितियां हैं वो सामान्य होंगी और ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर गो फर्स्ट एयरलाइंस को फ्यूल सप्लाई नहीं की जाती है तो एटीएफ डिमांड पर क्या असर होगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई मल्टीपल ऑप्शंस हैं सरकार के सामने भी, ऑयल मार्केट एविएशन सेक्टर के सामने भी, जिसकी वजह से डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसमें एक ये है कि दूसरे एयरलाइंस को एडिशनल फ्लाइट चालू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ये रूट्स जो है दूसरे एयरलाइंस को भी अलॉट किए जा सकते हैं। तो तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर जो है इस वक्त नहीं दिख रहा है। ठीक है अंकुर, आप बताइए गो फर्स्ट को जो कर्ज देने वाले जो बैंक हैं उनकी स्ट्रेटजी यहां से क्या होने वाली है? किस तरह से अपने बकाये को लेकर आगे वो डिमांड उठाने वाले हैं या फिर अप्रोच करने वाले हैं? जी हाँ, गो एयर लेंडर्स की एक अहम बैठक चल रही है और यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो ये तय होनी है कि चूंकि अब एनसीएलटी में ये मामला चल रहा है तो किस तरीके से 6,500 करोड़ रुपए बकाया जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, उसका पूरा भुगतान हो सके। लेंडर्स नहीं चाहते हैं कि उनको एक कोई बड़ा हेयर कट लेना पड़े इस मामले में, क्योंकि अभी तक जो प्रीपेमेंट्स हैं वो टाइम पर हो रहे थे, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं था कंपनी से, इसलिए कोई भी डेथ रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अभी तक बातचीत नहीं हो पाई। अब ये भी देखना होगा कि क्या लेंडर्स प्रमोटर्स से बात करते हैं, क्योंकि डेथ रिस्ट्रक्चरिंग का जो ऑप्शन है वो मुश्किल हो सकता है, चूँकि मामला ऑलरेडी एनसीएलटी में चल रहा है, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी कि एनसीएलटी से किस तरीके का नतीजा निकलता है। यहाँ पर बैंक्स को रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा, तो वो भी एक रिस्पांस तैयार करना होगा कि जब नोटिस आता है कोर्ट से उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो वो सारे मसलों पर अभी चर्चा हो रही है बैंकों की। ये एक मीटिंग वेडनेसडे को भी हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे लेंडर से, इसलिए एक दोबारा बैठक की जा रही है जिसमें गो फर्स्ट के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैश एंड कैरी बेसिस पर, यानी कि कैश लीजिए एटीएफ लीजिए, इस बेसिस पर उनको सप्लाई अपना जारी रखेंगे और आज फिर से जो बैंकर्स हैं अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करेंगे। डॉइश बैंक का बकाया सबसे ज़्यादा है और एक्सिस बैंक का सबसे कम 30 करोड़ रुपए के आसपास की रकम उनकी बकाया है, लेकिन सेंट्रल बैंक और बीओबी का अमाउंट भी ठीक ठाक है, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का उनका बकाया है। चलिए शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त। एक नमस्कार।